नमस्कार बच्चों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं मिड टर्म के एग्जाम को, जो क्लास 10th के लिए था, सोशल साइंस का पेपर, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का पेपर था। तो उस पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे दिए गए सारे क्वेश्चन को आप सही प्रकार से मिलान करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं या आपके पेपर कैसा गया। देखिए, अगर किसी भी कारण से किसी भी बच्चे का अगर पेपर सही नहीं गया है तो कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है प्यारे बच्चों। आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करिए, तो इस फिर भी पेपर को सही से करके आएँ, पढ़ के जाएँ, पेपर से पहले पूरे सिलेबस को कवर करके जाएँ, तो पेपर आपका अच्छा होगा। तो चलिए हम फटाफट अपने क्वेश्चन के आंसर को करते हैं और अपने साथ साथ अपने आंसर को भी आप मिलान करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप ये समथिंग कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, अगर किसी कारण से किसी का कोई सवाल गलत हो जाता है प्यारे बच्चों, तो टेंशन मत लेना, क्योंकि इस पेपर से आप पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप टेंशन फ्री रहना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक हम देखते हैं, जिसमें सही विकल्प का आपको चूज करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है बच्चों कि फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि ये जो सारे कथन दिया गया है, तो इन सारे कथन के में से कौन कौन से सत्य हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस स्टेटमेंट यहाँ पर कथन है कि इसमें केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर दिया गया था, तो ये सत्य था। सेकेंड था राष्ट्रीय भाषा पर जोर दिया गया था, तो ये भी सत्य था। तीसरा कि पितृभूमि एवं नागरिकता के विचार पर बल दिया गया। ठीक है, तो ये भी सत्य है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों की निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान की। यानी कि ये दो विशेषता दी गई है, इन विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान करना। पहला क्या है, इन मृदाओं का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निस्सालन के कारण हुआ है। दूसरा है कि यह मृदा काजू की कृषि के लिए उपयुक्त है। तो जब मैंने कल रॉकेट वीडियो बनाया था आपके लिए, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन उसमें दिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको कुछ भी नहीं अगर आ रहा है, तो अगर आपने मेरी वीडियो देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि काजू और चाय के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है, तो आप ये क्वेश्चन सही प्रकार से कर लिए होंगे। तो इस सेकेंड क्वेश्चन का राइट जो ऑप्शन होने वाला है यहाँ पर लेटराइट मृदा। ठीक है, तो ये लेटराइट मृदा के बारे में कहा जा रहा है बच्चों। चलिए, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है कि दीपक के राज्य में कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी पाई जाती है। अब देखो, मैंने बताया था कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है। ठीक है, तो बताइए वह संभवतः किस राज्य में निवास करता है। देखिए, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी है। ठीक है, और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र के पास पाई जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन 4 है बच्चे यहाँ पर कि सही जोड़े की पहचान कीजिए। देखिए, ये पॉलिटिकल का साइंस का चैप्टर सेकेंड का है, सूचियों से विषय पूछा गया था। तो मैंने आपको बताया था कि केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में जो जो विषय हैं आपको पता होगा, तो आप सही करके आए होंगे। ठीक है, तो इसमें जो सही जोड़ा है उसकी पहचान करना है, तो ये सही जोड़ा ऑप्शन सी है। ठीक है, यानी कि समवर्ती सूची में विवाह की व्यवस्था की गई। ठीक है, बाकी जो यहाँ पर सारी चीज़ है, ये जैसे कि प्रतिरक्षा हो गया, मुद्रा हो गया, तो ये आपकी क्या है, केंद्र सूची का विषय था। ठीक है, चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बच्चों है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता में साझेदारी के क्षैतिज वितरण का एक उदाहरण है। देखिए, क्षैतिज वितरण को भी हमने कल करवाया था कि आप इसको पढ़ लीजिए, लेकिन आप मानते ही कहाँ हैं। तो क्षैतिज वितरण का मतलब यहाँ पर यह है बच्चों कि क्षैतिज वितरण के मतलब यहाँ पर आपको बताया गया था कि सरकार के अंगों के बीच में बंटवारा। तो सरकार के अंग 3 था, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तो इसमें पूछा कि कौन नहीं है। जब भी पेपर आप पढ़ो ना, एक बार नहीं को देख लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं पूछा था, तो इसलिए ऑप्शन क्या है, बी सही हो जाएगा बच्चों। आप कन्फ्यूजन हो गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 है यहाँ पर कि मणिका मत्स्य पालन का कार्य करती है, बताइए वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में काम करती है। देखिए, मत्स्य पालन जो आपका ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता था। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि आप कन्फ्यूज क्यों होते हैं बच्चों। आप पेपर पढ़ो, एग्जाम रूम में फ्री माइंड से बैठो, पेपर आपका अच्छा होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बताया था हमें कि हमारा पेपर सर अच्छा गया है, तो ये तो अच्छी बात है। देखिए, जब तक आप पढ़े रहेंगे ना बच्चे, तो आपका पेपर सही जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम सारा चीज़ एक ही दिन में पढ़ ले, तो एक दिन में कहाँ हो पाएगा बताइए। जब तक कुछ पढ़े रहेंगे आप, तो आपकी क्या रिवीजन हो सकती है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन 7 है कि नीचे दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करना है, फिर आपको बताना है कि किस देश में आय का सबसे समान वितरण है। देखिए प्यारे बच्चों, आपको करना क्या, सबसे पहले आपने हर सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर को जरूर देख के जाओ, उसके सॉल्व करके जाओ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है, आंकड़ा देखना है, आपको बताना है कि किस देश में आय का सबसे समान वितरण है। ठीक है, आय का सबसे समान वितरण कौन सा है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन 7 का प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन सी देश 3। ठीक है, अब बाकी इसमें आप देख लेंगे। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये किस आधार पर हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या पहले 900 था, फिर 500 कम 850 हो गया, फिर 500 कम 800, तो ये इस तरह से जो वितरण हो रहा है समान हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि वही स्टेटमेंट और कथन वाला है। ठीक है, यानी कि आपको एक संकल्पना पढ़ना है और दूसरा क्या है, कथन पढ़ना है। चलिए संकल्पना देखते हैं कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी। तो सही है कि 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको देख के आ रहा है कि देखिए ये भी कथन सही है, लेकिन दोनों अलग अलग है, तो यानी एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यानी यहाँ पर देखा जाएगा तो ऑप्शन जो बी है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी बी संकल्पना में, यानी कि संकल्पना सी एवं कारण का दोनों सही है, परंतु कारण संकल्पना की सही व्याख्या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये जो हम आपको आंसर करा रहे हैं, ये हम अपनी मर्जी से नहीं करा रहे हैं, ये ऑफिशियल जो आंसर की उसके द्वारा करा रहे हैं, इसलिए आप कोई कन्फ्यूज ना होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं बच्चों। यहाँ पर वैसे ही क्वेश्चन है यहाँ पर कि कारण कथन को देखते हैं। तो संकल्पना है कि भारत में वन्यजीव जो अधिनियम है ये 1972 में था। ये मैंने आपको कल करा दिया था, तो जिन बच्चों ने वीडियो देखा था तो वो एग्जाम में करके क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बिल्कुल सत्य है बच्चों। कारण क्या कि वन्य जीव एवं और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण वन्य जीवों का संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया था। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। तो ये एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 10 आपका है यहाँ पर कि नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, ये भी इसी तरह है। संकल्पना देखते हैं कि भारतीय समाज आज भी क्या है, पितृ प्रधान है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि जो भारत का आज का जो है समाज ये पितृ प्रधान है। ठीक है, दूसरा से क्या है, दूसरा यहाँ कारण है कि महिला शिक्षा के मामले में भारत आज भी पिछड़ा हुआ। देखिए ये भी कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या मैच नहीं खा रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं, यानी हम ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो संकल्पना कारण दोनों सही है, परंतु जो कारण जो है ना संकल्पना की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन 11 है, संकल्पना है कि बांग्लादेश एक क्या है, विकासशील देश है। क्या है, बांग्लादेश क्या एक विकासशील देश है, बिल्कुल सत्य है। कारण है कि बांग्लादेश में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है, जो इसका ऑप्शन सही दिया गया ऑफिशियल आंसर की में दिया गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑफिशियल आंसर की से हम आप कर रहे हैं बच्चों, इसलिए आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक देश जिसमें उच्च जीवन स्तर, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से बेहतर माहौल है, तो उसे हम किस देश के रूप में जान सकते हैं। ये शायद आपके सैम्पल पेपर से क्वेश्चन सेम उठा दिया है। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे, इसलिए इसीलिए कहा जा रहा है सैम्पल पेपर देख के जाएं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 से 15 तक जो सही और गलत आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगर आप देख के जाओगे, यानी कि देखिए मॉर्निंग शिफ्ट का, इवनिंग शिफ्ट का, ये सारे सैम्पल पेपर अपने पास जरूर रख लेना। ठीक है, और कॉपी में लिख लेना प्यारे बच्चों, जिससे बोर्ड के एग्जाम में आपको बहुत सारी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 13 में स्टेटमेंट यहाँ पर कथन दे रखा है। क्या दे रखा है कि जो बाज है ना, ये इसका अर्थ क्या है, यानी सत्य या असत्य आपको बताना है कि बाज छाप कवच जर्मन साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक थी। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, दूसरा है अथवा में कि तलवार मुकाबले की तैयारी का प्रतीक थी। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो तलवार ही मुकाबले की तैयारी का प्रतीक है। आपके दिया गया था
बुक में इसको जरूर पढ़े होंगे आपने। तो ये दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन 14 यहाँ पर है कि औद्योगिकरण के कारण जल संसाधनों का ह्रास हुआ। बिल्कुल सही है। जब फैक्ट्रियाँ लगने लगी तो भाई पानी की आवश्यकता फैक्ट्रियों में ज़्यादा होने लगी और पानी की कमी होने लगी। तो ये भी बिल्कुल सत्य है कथन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 15 है कि यूरोपीय संघ की राजधानी श्रीलंका में है। तो ये बताना कि भाई यूरोपीय संघ की जो राजधानी श्रीलंका में, सत्य गलत लिखिए, बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी यूरोपीय संघ की जो राजधानी श्रीलंका में नहीं है, ब्रुसेल्स में है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 16 से देखते हैं। ठीक है, 16 से 19 तक रेखांकित कथनों को सही करके लिखना है, यानी कि जो ये रेखांकित कथन है ये गलत है, इसको सही करके लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि बिस्मार्क का संबंध इटली से, तो ये इटली से है, किससे है, इसको सही करके लिखना है। ठीक है, तो बिस्मार्क का संबंध इटली से बिल्कुल नहीं था। बिस्मार्क का संबंध किससे था, तो ये आपको लिखना है। तो उसका जो संबंध बिस्मार्क का था वो जर्मनी से था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, जर्मनी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप लिख लीजिए 16 का जर्मनी। ठीक है, जर्मनी लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वुडलैंड आयोग की रिपोर्ट 1977 में प्रकाशित हुई। तो ये गलत है, इसका सही क्या हो जाएगा, 1987 था। ये कितना था, 1987 बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 18 को देखते हैं आप कि तरबूज खरीफ की एक फसल है। तो बताना है, तो तरबूज क्या खरीफ की फसल नहीं है, यह किसकी फसल है, यह जायद की फसल है। तो इसे आप करेंगे, यह जायद की फसल है। ठीक है, और यहाँ पर दिया मटर क्या खरीफ की फसल है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। मटर किसकी फसल है बच्चों, मटर रबी की फसल है। ठीक है, मैंने आपको कराया था, तो ये रबी की फसल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 19 है कि स्पेन साथ आकर संघ बनाने का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि स्पेन साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण किसका है। तो देखिए अगर एक क्वेश्चन एक गलत हो जा रहा है तो दूसरा इसमें क्या होगा, जब सही करके लिखना है तो इसका मतलब ये गलत है तभी ना। तो ये साथ आकर संघ बनाना है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, साथ रहकर संघ बनाना। ठीक है, तो इसको लिखेंगे सही करके, साथ रहकर संघ बनाना, साथ रहकर संघ बनाना। ठीक है, लिख लेंगे बच्चों, साथ रहकर संघ बनाना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 से लेके आपको 21 तक क्या दिया, रिक्त स्थानों की पूर्ति है। 20वां की ब्रुसेल्स में भाषी लोग रहते हैं, यानी कि बहुसंख्यक पूछा है। तो बहुसंख्यक आपको बताना, ध्यान रखना कि बेल्जियम अलग है, ब्रुसेल्स अलग है बच्चों। बेल्जियम में क्या बताया गया था, बेल्जियम में डच बहुसंख्यक था, फ्रेंच अल्पसंख्यक लिखी राजधानी में ठीक है, ऐसे उल्टा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्रुसेल्स में जो 20 में है आपको भरना क्या है, फ्रेंच भरना था। यहाँ फ्रेंच बिल्कुल सही भरा हुआ है, तो ये फ्रेंच आप भर लेंगे। ठीक है, चलिए 21 में देखते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा है कि भाई भारतीय संविधान में क्या है, तो भारतीय भाषा में क्या है, हिंदी भाषा को, ठीक है, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 है कि किसने मैथिली को सामाजिक व्यवस्था सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। ठीक है, यानी किसने मैथिली को कहा था, तो ये कहा था मैटरनिक ने। ठीक है, तो इसे आप लिख लेंगे मैटरनिक। मैटरनिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रूढ़िवाद को परिभाषित कीजिए। तो रूढ़िवाद क्या है, रूढ़िवाद को आपको परिभाषित करना है। तो चलिए इसको देखते हैं आंसर। तो यहाँ पर रूढ़िवाद की परिभाषा यहाँ पर देख लेंगे बच्चों, यहाँ पर रूढ़िवाद की परिभाषा दी गई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे कि ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर क्या है बल देता है तथा तेज बदलाव की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, उसे हम क्या करते हैं, रूढ़िवाद करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अवर्गीकृत वर्ण से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर देखते हैं बच्चों। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, आपको लिख लेंगे। ठीक है, कि आरक्षित वर्ण को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वर्ण
और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि भूदान आंदोलन क्या था। तो भूदान आंदोलन देखते हैं क्या है, इसका आंसर होता है। तो भूदान आंदोलन का मतलब यहाँ पर होता है कि भूमिहीन ग्रामीणों में भूमि बांटने की कोशिश को कहते हैं भूमिदान। भूमिहीन ग्रामीणों में भूमि बांटने की कोशिश को कहते हैं, क्या कहते हैं, भूदान आंदोलन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष अधिनियम किया गया, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित क्या किया गया, यानी कब पारित हुआ। ठीक है, तो यह कब हुआ था, ये 2005 में हुआ था, इसको आप जानेंगे। ठीक है, 2005 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 19वीं सदी की किस व्यवस्था को नई दास प्रथा का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये कौन सी व्यवस्था थी, आपने जब पढ़ा होगा तो उसमें दिया गया था कि अनुबंध व्यवस्था, जिसे बहुत सारे क्या गिरमिटिया मजदूर भी कहते थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 26 का अनुबंध। तो 26 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, अनुबंध व्यवस्था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर, ये आपके सैम्पल पेपर में भी इसका आंसर दिया था कि रास्ता फारियानवाद को किसने ख्याति के शिखर पर पहुँचा दिया था। तो इसे पहुँचाया था किसने, बॉब मार्ले ने। ठीक है, या तो इसको लिखेंगे बॉब मार्ले, बॉब मार्ले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता क्यों खतरनाक है, कोई एक कारण बताइए। यानी कि सांप्रदायिकता क्यों खतरनाक है, कोई एक कारण आपको बताना। तो चलिए देखते हैं सांप्रदायिकता का कोई एक कारण क्या है। ठीक है, तो सांप्रदायिकता का यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा कि कई बार क्या होता है कि सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार करती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जाति के अंदर राजनीति से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो अथवा वाला आंसर है, तो जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और समुदायों को साथ लाने की कोशिश और उनके बीच संवाद और तोलमोल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 27 के अथवा का आंसर था बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक कवर किया है। तो अभी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी प्यारे बच्चों, इसलिए हम सोचते हैं कि जो पार्ट सेकेंड है, यानी कि खंड ख से लघु उत्तरी की जो क्वेश्चन के आंसर वो सेकेंड पार्ट में वीडियो को हम कराएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम सेकेंड पार्ट के वीडियो को सही प्रकार से देख सकें, और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आगे अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 28 से आपको कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, तो पार्ट सेकेंड की वीडियो में ज़रूर देखेंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो नमस्कार, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं 27 में से।